सिद्धांत पर हम चलेंगे, न कि कुछ लोग आके भगवान राम का कुछ लोग ठेकेदार नहीं है जिनके सिद्धांत पर हम चलेंगे। अगर सत्ता के खिलाफ बोलना देशद्रोह है तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग भी सत्ता के खिलाफ ही बोले थे, अपनी आवाज़ सत्ता के खिलाफ ही आंदोलन किए थे, याचना पत्र दिए थे, प्रतिवेदन दिए थे, स्मरण पत्र दिए थे। उन लोग भी देशद्रोही कहे जा सकते थे। लेकिन समस्या क्या है कि आज हमारी देश की जनता वास्तविक नेताओं के चरितार्थ को समझ नहीं पाती है। वे किस मुद्दे से जनता के बीच में जाते हैं, किस प्रकार से अपनी बातें जनता के सामने रखते हैं, जनता उनके बातों पर विश्वास कर लेती है। के लिए जुड़े हुए हैं, इनका नाम है नीतीश कुमार। आइए इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार भैया आपका नाम क्या? पहले नीतीश पटेल जी। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताऊं, लेकिन एक युवा का राजनीति में उतरना क्यों जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास चाहे आज़ादी का लड़ाई रहा हो, उस वक्त भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे सभी युवा ही रहे, चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे सरदार साहब रहे हों, चाहे अम्बेडकर साहब रहे हों, चाहे समाज सुधारक में आप राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, चाहे अगर धर्म सुधारक में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ले, सभी लोगों ने एक उनके माइंड में चलता था कि हम एक युवा हैं, एक छात्र भी हैं, तो हमारे पास किसी भी मुद्दे को समझने के लिए तर्क वितर्क होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। बिना किसी शिक्षा लिए मैं किसी मुद्दे को वास्तविक रूप में समझ नहीं पाऊंगा। आज की हकीकत क्या है, आज़ादी के आज 75 साल हो गए हैं। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज हम लोकतांत्रिक मूल्यों को सच्ची धरातल पर उतार पाए हैं। जिस प्रकार से आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार में, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि चिमन भाई पटेल गुजरात में कितना भ्रष्टाचार हुआ था, बिहार में सरकार में कितनी भ्रष्टाचार हुआ था, तमाम भारत के राज्यों में भ्रष्टाचार इस प्रकार अपना पैर जमा चुका था कि उसको तोड़ने के लिए युवा ही सबसे पहले मैदान में आए थे। आपको पता होगा कि बिहार में जब भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था और छात्रों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, तो उसका अगुवाई जयप्रकाश नारायण साहब ने किया। और पटना के गांधी मैदान में जब वो छात्रों को और युवाओं को और आम जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा लोगों से कि हम लोग आज़ादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़े हैं कि लोग सत्ता में जाएं, अपने हिसाब से नीतियाँ बनाएं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से नीतियाँ बनाएं, धन बल बाहुबल के हिसाब से नीतियाँ बनाएं। ये नीतियाँ कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के दूर जा रही हैं। हमारी लड़ाई सामाजिक समानता को है, सामाजिक न्याय का है। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति में कुछ ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति आ रहे हैं, पैसे वाले लोग आ रहे हैं कि वे लोग वास्तविक जनता के मुद्दों से दूर, उनका वास्तविक धरातल पर क्या समस्याएं हैं उससे कोई रूबरू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्थिक प्रगति हो उसी के बारे में सोचते हैं। अगर मैं आज के वर्तमान सरकार की बात करूं तो मुझे बताइए, आज सत्ताधीश जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि जो लोग सत्ता के खिलाफ बोलते हैं या सरकार की नीतियों का आलोचना करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि तुम देशद्रोही हो। तो मुझे बताइए कि लोकतंत्र का वास्तविक मतलब क्या है? क्या लोकतंत्र में सत्ता के खिलाफ बोलना यह देशद्रोह है? अगर सत्ता के खिलाफ बोलना देशद्रोह है तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग भी सत्ता के खिलाफ ही बोले थे, अपनी आवाज़ सत्ता के खिलाफ ही आंदोलन किए थे, याचना पत्र दिए थे, प्रतिवेदन दिए थे, स्मरण पत्र दिए थे। उन लोग भी देशद्रोही कहे जा सकते थे। लेकिन समस्या क्या है कि आज हमारी देश की जनता वास्तविक नेताओं के चरितार्थ को समझ नहीं पाती है। वे किस मुद्दे से जनता के बीच में जाते हैं, किस प्रकार से अपनी बातें जनता के सामने रखते हैं, जनता उनके बातों पर विश्वास कर लेती है। समस्या है आज, अगर मैं एक बात कहूं कि अगर राजनीति को स्वच्छ बनाना है तो आप लोगों के हाथ में शिक्षा दे दीजिए, फ्री शिक्षा कर दीजिए, लोगों को शिक्षित और तार्किक बना दीजिए। मैं मानता हूं कि एक तार्किक व्यक्ति कभी भी उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करेगा जो चीज़ें लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हो, एक मानवता के खिलाफ हो, जो चीज़ें व्यक्ति के बीच में भेदभाव पैदा कर दें, लोग धर्म के नाम पर लड़ा दे, भाषा के नाम पर लड़ा दे, क्षेत्र के नाम पर लड़ा दे, संस्कृति के नाम पर लड़ा दे। ऐसी चीज़ें किसी भी सभ्य समाज और किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक देश का विकल्प नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर मैं एक युवा हूँ और हमारे जैसे छात्र भी हैं और युवा भी है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी राजनीति में आएँ और अपनी मुद्दों को, चाहे आप सामाजिक संगठन में जुड़े हों, चाहे राजनीतिक मंच पर हों, अपनी बातों को, अगर
सत्ता के खिलाफ बोलना देशद्रोह है, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग भी सत्ता के खिलाफ ही बोले थे, अपनी आवाज़ सत्ता के खिलाफ ही आंदोलन किए थे, याचना पत्र दिए थे, प्रतिवेदन दिए थे, स्मरण पत्र दिए थे। उन लोग भी देशद्रोही कहे जा सकते थे। लेकिन समस्या क्या है कि आज हमारी देश की जनता वास्तविक नेताओं के चरितार्थ को समझ नहीं पाती है। वे किस मुद्दे से जनता के बीच में जाते हैं, किस प्रकार से अपनी बातें जनता के सामने रखते हैं, जनता उनके बातों पर विश्वास कर लेती है। समस्या है आज, अगर मैं एक बात कहूं कि अगर राजनीति को स्वच्छ बनाना है तो आप लोगों के हाथ में शिक्षा दे दीजिए, फ्री शिक्षा कर दीजिए, लोगों को शिक्षित और तार्किक बना दीजिए। मैं मानता हूं कि एक तार्किक व्यक्ति कभी भी उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करेगा जो चीज़ें लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हो, एक मानवता के खिलाफ हो, जो चीज़ें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेदभाव पैदा कर दें, लोग धर्म के नाम पर लड़ा दे, भाषा के नाम पर लड़ा दे, क्षेत्र के नाम पर लड़ा दे, संस्कृति के नाम पर लड़ा दे। ऐसी चीज़ें किसी भी सभ्य समाज और किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक देश का विकल्प नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर मैं एक युवा हूँ और हमारे जैसे छात्र भी हैं और युवा भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी आंदोलन राजनीति में आएँ और अपनी मुद्दों को, चाहे आप सामाजिक संगठन में जुड़े हों, चाहे राजनीतिक मंच पर हों, अपनी बातों को प्रमुखता से लोगों के सामने रखें। क्योंकि आज युवाओं के लिए लड़ेंगे तो रोजगार के लिए पहली बार लड़ेंगे। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। यदि सरकार एक तरफ कहती है कि मैं युवाओं को रोजगार दे रहा हूँ, और अगर जो युवाओं को रोजगार मिला है तो उनके हाथ में नौकरी है, हाथ में नौकरी का मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है का मतलब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं। और सरकार एक तरफ बड़े बड़े मंचों से कहती है कि मैं 80% लोगों को अनाज मुहैया करा रहा हूँ, तो दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। यदि एक तरफ हाथों में रोजगार है और एक तरफ सरकारी खाद्यान्न में भीड़ लगी हुई है, ये चीज़ें, दो चीज़ें तो हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो फिर सरकार का मसला नहीं है, ये आज के जागरूक मतदाता और युवाओं का जिम्मेदारी है कि वे नेताओं के चातुर्य भाषा को समझें। दूसरी बात, कहा जाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। निसंदेह सबका साथ तो आप लेते हैं, लेकिन सबका विकास नहीं करते। आप उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जितने भी थाने हैं, अधिकांश थानों में किसी खास वर्ग के लोग ही सीएम साहब के हैं। आप सबका साथ तो लेकर सत्ता में आ गए, लेकिन जब हमें सरकारी नौकरियों में फील्ड में लोगों को उतारने की आवश्यकता हो गई, तो आप उन्हीं लोगों को क्षेत्र में उतार रहे हो जो लोग आपके वर्ग के हैं। शिक्षा व्यवस्था में जितने भी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की अगर लिस्ट निकालेंगे तो 34 स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, जिनमें से लगभग 30 स्टेट यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर एक ही खास वर्ग के हैं। तो फिर सबका साथ सबका विकास की परिभाषा गलत है। कहिए नहीं कि सबका साथ लेते हैं, लेकिन विकास हम अपने वर्ग का ही करेंगे। दूसरी बात, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब इस देश की संसद में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है और कोई आम व्यक्ति आम महिला आरोप नहीं लगा रही है। वही महिलाएं, वही बेटियां हैं, वही बहनें हैं जो अपने सरजमी, अपनी धरती से दूर विदेशी सरजमी पर देश का नाम रोशन करती हैं। उसके बावजूद भी जब अपनी पीड़ा आज अपने प्रधानमंत्री के सामने, अपने सोशल मीडिया के सामने, अपने तमाम विपक्षी नेताओं के सामने, जितनी भी सामाजिक संगठन उनके सामने रखती हैं, तब पर भी उनको FIR नहीं होता है। इस देश में FIR तभी होता है, आप लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले दिल्ली में गोल्ड कुश्ती में मेडल जीतने वाली बहनों आंदोलन और की थी कि उनके साथ शोषण हुआ है या नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनके आरोप है। तो एक महिला है और संवेदनशीलता होनी चाहिए, FIR करना चाहिए, जांच करना चाहिए और जांच करके कोर्ट में रिपोर्ट प्रशासन को सौंपनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, सत्ता के हनक में काम करते हुए उनकी बातों को नहीं सुनती है। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि FIR होना चाहिए तो FIR होता है। तो फिर आप आकलन कर सकते हैं कि सरकार के कार्य और उसके व्यवहार और उसके धरातल पर करने वाले कृत्यों में कितना अंतर है। दूसरा मुद्दा क्या है कि हमारे समाज में लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं
कि जो लोग धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं, मैं वास्तव में भगवान राम का भगवान राम को मानता हूँ, और मैं भगवान राम के कबीरदास से भगवान राम को मानता हूँ। मैं उन स्वार्थी राजनेताओं के भगवान राम को नहीं मानता हूँ जो भगवान राम का नाम वोट लेने के लिए करते हैं। भगवान राम का अगर सबसे बड़ा भक्त रहा है कोई तो कबीरदास रहे हैं। कि कौन नेता है जो संपूर्ण अपना जीवन भगवान राम के आराध्य में बिता दे? कबीरदास है। कहते हैं निर्गुण राम जपहू रे भाई। जब निर्गुण राम की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम हमारी आत्मा में, हमारे मस्तिष्क में बसने वाला राम है, उसके से करना चाहते हो, चाहे अपने देश में रहो चाहे अब्रॉड में जाओ। आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आती तो इसका मतलब संभावना है कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उस मुद्दे पर हमारे नेता अपने बेटे बेटियों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, विदेश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, और हमें कहेंगे तुम रोड पर चल के धर्म बचाओ, कांवड़ यात्रा करो, तमाम प्रकार के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमें उलझाएंगे। हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना कोई गलत मुद्दा नहीं है, लेकिन जो लोग हमें भेजते हैं उस पर भी सोचना है कि क्या उनके लड़के भी उनके आज वही देश में चला जा रहा है। दूसरी बात, इस देश में कहा जाता है कि संस्कृत भाषा उत्कृष्ट भाषा है। निसंदेह उत्कृष्ट भाषा है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन जब हमारे देश के अधिकांश राजनेता के लड़के विदेशों में जाते हैं तो क्या संस्कृत में पढ़ते हैं? इंग्लिश में पढ़ते हैं। और हमारे देश के अगर बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो भी इंग्लिश में पढ़ते हैं। उसके बाद भी कहा जाता है कि संस्कृत उत्कृष्ट भाषा है। अगर संस्कृत उत्कृष्ट भाषा है, धार्मिक मुद्दों को बचाना है, तो आपके भी बेटे आए और हमारे घर के भी लोग जाए, सभी लोग मिलके धर्म को बचाते हैं, सभी लोग मिलके भाषा को उच्च लेवल पर पहुँचाते हैं। नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आज का समय है इंग्लिश। आज के अगर कहीं भी आप नौकरी